हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी प्राइमरी सुपर टेट के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 8, जिसमें हम बाल मनोविज्ञान के स्पेशल 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे पहले इसके 7 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कि पहला दे रखा है, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है कि ये एक सीधी रेखा में चलता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर, तो ऐसा कुछ नहीं है। विकास जो है वो हर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, तो हमेशा वो आगे ही बढ़ता रहता है, ना कि पीछे की ओर। नेक्स्ट दे रखा है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, तो ये भी ठीक है कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है, तो ये वाला तो ठीक होगा कि किशोरावस्था तक तीव्र गति से होता है, उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो पीछे की ओर चलता है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ये ठीक है। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, ये भी ठीक है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग। इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है। कि विकास संशोधन योग्य होता है, ये भी ठीक है कि उसमें संशोधन चेंजेस किए जा सकते हैं। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, तो केवल संस्कृति से नहीं होता, उसमें पर्यावरण और समाज भी शामिल होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये ठीक है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से ही प्रभावित होता है, तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि रॉन्ग है कि विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी का पहले मतलब क्या है कि बच्चों की इंद्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाना, और इस समय स्कूली बच्चे की जो आयु होती है वो कितनी होगी, 6 से 11 वर्ष की जो आयु होगी वो होगी परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो भाषा भी करती है, परिपक्वता भी करती है और क्रियाकलाप भी, लेकिन जो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार है सामाजिक अनुभव संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। वायगॉस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, तो ये बताना है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। तो इसमें होगा कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य में अंतर। की कुछ कार्य तो ऐसे होंगे जो बच्चा अपने आप कर सकता है और कुछ कार्य ऐसे होंगे जिसमें उसे सहायता की आवश्यकता होती है। कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद, तो वैयक्तिक विभेद का बताना है कि लाभकारी नहीं है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, तो ये गलत है कि ये लाभकारी होते हैं जिससे कि बच्चे और नई नई चीज़ें सीख पाते हैं। हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, ये भी गलत होगा। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं, ये भी रॉन्ग होगा। आंसर होगा ऑप्शन डी की लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, इनमें से उसके लिए सबसे उचित क्या होगा। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, या पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से जो असुविधाग्रस्त बच्चे हैं कक्षा में ही कोई वैकल्पिक विधि कर सकते हैं। या मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो इसमें सबसे सही होगा, यदि एक शिक्षिका की कक्षा में शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं तो उसे विकलांग छात्रों को उचित निर्देश देना होगा, और इसमें ये सबसे सही ये होगा कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, अब इसके बारे में बताना, अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं किए जाते हैं, तो यही होगा आंसर कि प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होता है उसे ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो कि सामान्य विद्यालय उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, जो कि एक ही विद्यालय से नहीं दिए जाते। उस शिक्षार्थी को विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी रुचि होती है, जैसे संगीत, खेल, हस्तकला, इस टाइप से। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी।
निम्न में से कौन सीखने के गैस्ट्रॉल सिद्धांत से संबंधित है? तो सीखने के गैस्ट्रॉल सिद्धांत से संबंधित है कोहलर, और इनके सिद्धांत को सूच का सिद्धांत भी कहा जाता है। अधिगम असक्ता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। यह बच्चे दृश्य शब्दों मतलब साइड वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। नेक्स्ट, बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है या बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो यहाँ पर पूछा अधिगम असक्ता, तो अधिगम असक्ता का मतलब होता है कि वो मानसिक अक्षमता के कारण अधिगम में समस्या होना, इसीलिए उन्हें एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में पहचानने में प्रॉब्लम होती है और इसको क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? विकास अधिगम से स्वतंत्र है, ये गलत है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अधिगम विकास के पीछे रहता है, ये भी नहीं कह सकते। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं, तो नहीं, दोनों की डेफिनेशन अलग अलग होती है। इसमें होगा कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं क्योंकि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? तो इसमें होगा कि जो विकास प्रक्रिया है वो अधिगम क्रिया के पीछे रह जाती है। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा था, इन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कुहल वर्ग ने अपने किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, या कोहल वर्ग ने पुरुष व महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तो जो इन्होंने कोहल वर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया था। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी अधिगम असक्ता वाले बच्चे की विशेषता है? 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, तो ये तो हो जाएगा मानसिक मंदता, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, एक ही प्रकार की कथ्यात्मक प्रक्रिया को बार बार दोहराना, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और तथा शब्दों पर पलट जाने में कठिनाई होना। तो अधिगम असक्ता होगी जिसमें पढ़ने में प्रॉब्लम हो, तो इसमें होगा कि धारा प्रवाह रूप से वो ढंग से पढ़ नहीं पाते और शब्दों पर पलट जाने पर उन्हें कठिनाई होती है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें? तो ये होगा कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। विद्यालयों को किस लिए वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन करना चाहिए? वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, या उनके मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है? तो विद्यालय को इसीलिए वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन करना चाहिए ताकि वे ये समझ सकें कि कोई भी शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य क्यों है। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? तो सेरेब्रल डिस्फेक्शन के कारण भी, संवेगात्मक विघ्न के कारण भी और व्यवहारगत विघ्न के कारण भी, लेकिन जो सांस्कृतिक कार्य होते हैं कारक होंगे उनकी वजह से अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? तो जो गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता है उसको कहा जाएगा डिस्प्रैक्सिया। यह एक विकार है, इसमें बच्चे गति व समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। इस टाइप से जो डिस्फेजिया है, डिस्फेजिया कौन सा विकार होगा? ये होगा भाषा का विकार। डिस्कैलकुलिया ये होगा गणना विकार की गणित से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होगी, और डिसलेक्सिया होगा पढ़ने में प्रॉब्लम होना। नेक्स्ट, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त होगा? तो ये होगा कि उन्हें आवासीय विद्यालय खोलना जिससे कि बच्चे आराम से स्कूल जा सकें। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कैसे होते हैं? जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं वो अपसारी चिंतक होते हैं। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं। ये लड़कियों की तुलना में लड़कों में पाई जाती हैं।
अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं, या उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनके पैतृक या अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो जो सीखने संबंधी नियोग्यताएं हैं वो वंशानुगत चलने वाली प्रक्रिया होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती जाती हैं। तो इसी वजह से वो उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनमें वो अभिभावक भी उनके इस समस्या से ग्रसित होते हैं। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या उपयुक्त की जाती है? तो श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है सांकेतिक भाषा का, साइन लैंग्वेज का, और ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाता है दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए। बालक का जो विकास है वो किस चीज़ का परिणाम है? तो बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन था स्किनर का। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहा जाता है, इन दोनों को एक साथ मिलाकर कहा जाता है अभिवृद्धि, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय और निश्चित सीमा तक चलती रहती है और शारीरिक विकास भी इस निश्चित समय और सीमा तक ही चलता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो यहाँ पर होगा कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से बालक आते हैं? तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत पिछड़े बालक, प्रतिभाशील बालक, मंदबुद्धि बालक, तो ये सभी तरीके के बालक आते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो यह विकास के दोनों अगर एक दूसरे से अलग है, एक जल्दी सीख लेती है और एक देर में, तो ये होगा वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। श्रवण हाथ से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस से सबसे ज़्यादा कुंठा का सामना करते हैं? तो दूसरों के साथ संप्रेषण करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। निम्नलिखित में किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम क्षमता उत्पन्न हो सकती है? जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन करने पर, या मंदबुद्धिता, शैशव काल के समय दिमागी बुखार, या शिक्षक की शिक्षण शैली। तो जो अधिगम अक्षमता है उसका मतलब है कि सीखने में विकलांगता होना, कि एक व्यक्ति को विशिष्ट तरीके से सीखने में कठिनाई होना। तो उसके हमारे ये सारी वजह हो सकती हैं। जन्म से पहले माँ के द्वारा मदिरा सेवन करना भी हो सकता है, मंद बुद्धि भी हो सकती है, और शैशव काल के समय दिमागी बुखार भी हो सकता है। लेकिन जो शिक्षक की शिक्षण शैली है वो इससे रिलेटेड नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा था वैलेंटाइन ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के लिए किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता, ये गलत है। मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरीके का सीखना नहीं हुआ। सीखना उस बात, तो इसमें सही आंसर होगा कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है? तो विकास वह प्रक्रिया है जो कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक जो पिछड़ापन है वो उत्पन्न नहीं होगा? तो परिवार के खराब सामाजिक आर्थिक स्तर की वजह से भी पिछड़ापन होता है, स्कूल के सोचनीय शिक्षक माहौल की वजह से भी, और परिवार के सोचनीय भावनात्मक वातावरण की वजह से भी। लेकिन जो परिवार के पेशे की वजह से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों व बालों के रंग में विविधता तथा विचलन को कहा जाता है भौतिक अंतर, मीन्स फिजिकल डिफरेंस। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। विद्यालय में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक की जो शिक्षण विधि है वो सरल से जटिल की ओर भी होनी चाहिए, और विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर मिलना चाहिए। विद्यार्थी को निर्मित प्रतियों के अंतरण का भी अवसर देना चाहिए। तो आंसर होगा कि शिक्षक को उपयुक्त सभी प्रक्रियाएं करनी चाहिए। शिक्षार्थी वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसे सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए।
वाइगॉस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगॉस्की के अनुसार बताना है कि कौन सा इसमें बच्चों के सीखने के लिए मेन है, आनुवांशिक, भौतिक, शारीरिक या फिर सामाजिक। तो वाइगॉस्की के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है बच्चों के सीखने के लिए वो होता है समाज। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन डी, सामाजिक। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी क्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो इसमें यह सही है कि जो सभी की विकास दर है वो कभी भी समान नहीं होती है। विकास शुरू होता है तो विकास प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? पौष्टिक की गुणवत्ता भी, संस्कृति और शिक्षा की गुणात्मकता भी। लेकिन जो शारीरिक गठन है वो इसमें शारीरिक गठन के अलावा जो है सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। शारीरिक गठन जो है वो जैविकीय कारक में आएगा, ना कि वातावरण में। श्रवण हाथ से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस मुख्य कुंठा का सामना करते हैं? तो यहाँ पर आएगा दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचना को बांटने में अक्षमता होती है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जो कि पढ़ने से, तो पठन विकार से संबंधित होती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से उन्हें सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रभावपूर्ण व उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये भी ठीक है। अमूर्त रूप से भी सोच सकता है, नए परिवेश में खुद को समायोजित भी कर लेगा। लेकिन वह जो लंबे निबंधों को जल्दी रटने की क्षमता रखता है, तो यह कोई बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।